तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस ऑनलाइन चैनल पर। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी वाली यूनिट नंबर 7 की क्लास है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम सिलेबस है दोनों का और बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं। दिसंबर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा फ्री बैच चल रहा है दिसंबर 2024 के एग्जाम को टारगेट करके जो है। तो दोस्तों, इस कहानी में इस जो यूनिट है इसमें हमारी 6 कहानियां हो चुकी हैं। ये हमारी 7वीं कहानी है, जिसमें पिता कहानी हो गई है, राजा निर्बंसिया की क्लास हो चुकी है, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये सभी क्लासेस कहानी वाली हो चुकी हैं। और आज हम इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ये वाली कहानी करने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सवाल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी का विश्लेषण आपको हिंदी सरोज पर ही मिलेगा। दोस्तों, जितनी ऑथेंटिक जानकारी, जितनी अधिक जानकारी आपको हिंदी सरोज पर फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है, इतना किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ में। अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता कर लीजिए और अपना नेट जेआरएफ पक्का कर लीजिए। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये कहानी जो है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इंस्पेक्टर माता दीन जो है ये चांद पर जाते हैं और वहां क्या क्या होता है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, यूनिट 2 जो हमारी समानांतर चल रही है क्लासें, यूनिट 2 की चल रही हैं और उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पर। प्लेलिस्ट जाकर खोल के देखिएगा, आप लोगों को वहां पर जितनी क्लासेज हो चुकी हैं सारी अपलोडेड हैं। 26-27 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि यूनिट नंबर 2 है। ये जितनी इंपॉर्टेंट नेट जेआरएफ के लिए है, उतनी ही इंपॉर्टेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। तो दोस्तों, जाइए चेक कीजिए और क्लासेस नोट्स बनाइए, क्लासेस को देख के और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये कहानी वैसे तो 1968 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये एक पुस्तक की तरह एक कहानी संग्रह में 1970 में संकलित की गई और उस कहानी संग्रह का शीर्षक था ठिठुरता हुआ गणतंत्र। दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नहीं लिया है तो ले लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। इस कहानी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 2 नंबर इसको कहीं नहीं गए अगर ये क्लास आपने अच्छे से कर ली है। तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य के। वो ऐसे व्यंग्य लेखन करते हैं कि उनकी एक एक पंक्ति से आप अलग अलग व्यंग्य समझ सकते हैं। बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है उनके व्यंग्यों का। एक एक पंक्ति जो है वो कटाक्ष करती है जो भी टॉपिक वो लेकर चलते हैं उस पर। और हरिशंकर परसाई जी जो है, इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और इनका निधन 1995 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन विषय देख लेते हैं। पुलिस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है लोगों ने, जो ऊंचे अफसर हैं या फिर पूरा सिस्टम जो है, उनके कारण जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका चित्रण इस पे इन्होंने किया है और बहुत ही इसको रचनात्मक तरीके से इन्होंने दर्शाया है। भारतीय पुलिस में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको रेखांकित किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्य है ये। इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन, हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन। देखिए दोस्तों, ये जो पात्र हैं इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। इनको याद रखने का एक तरीका है कि एक तो जो पुलिस वाले जो हैं उनके पात्र अलग से याद रखिए, फिर जो सरकार से संबंधित लोग हैं उनके पात्र अलग से याद रखिए, और चांद पर जो लोग मिलते हैं, जो पात्र हमें दिखाई देते हैं इस कहानी में, उनको अलग से याद कर लीजिए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इनको मैं अलग से लिखूं ताकि आप लोगों को याद करने में कोई मुश्किल ना हो, बहुत आसानी से याद हो जाए।
तो प्रमुख पात्र इसके इंस्पेक्टर वाले महकमे में, पुलिस वाले महकमे में कौन कौन है? सबसे मुख्य पात्र तो अपने मातादीन हैं, एमडी साहब भी कहते हैं इनको, हवलदार बलभद्र हैं, हवलदार राम सजीवन हैं, और इसमें आईजी और एसपी का भी नाम आया है, तो उनको भी याद रखिएगा। फिर सरकारी महकमे में कौन कौन आता है? भारत सरकार का नाम आया है, गृह मंत्री, पुलिस मंत्री और उनका सचिव, ये जो है सरकार के महकमे के लोग हैं। फिर चांद सरकार में किस किस का नाम आया है वो देख लेते हैं। कोतवाल है, इसके आगे चांद सरकार का नाम आया है, वहां के आईजी का और एसपी का। देखिए दोस्तों, आईजी और एसपी जो है ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों जगह नाम इनका आया है। धरती के आईजी एसपी का भी नाम आया है, नाम नहीं, उनको आईजी और एसपी करके ही संबोधित किया है। ये धरती और चांद दोनों के पुलिस महकमे में दोनों तरफ से इन दोनों अधिकारियों का नाम आया है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में लिखा है। तो इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। शैली जो है वो फैंटेसी और व्यंग्यात्मक शैली है। चांद पर अगर जीवन होता, वहां की पुलिस होती, वहां पे भी सरकार होती, वहां पे भी लोग रहते, तो कैसा होता? अगर वहां पर भारतीय पुलिस बल का कोई इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है और वो अपने पुलिसिया तौर तरीके वहां के पुलिस महकमे में फैलाता है, लोगों को सिखाता है, तो वहां के क्या हालात हो जाते हैं, ये बहुत ही व्यंग्यात्मक एक कहानी फैंटेसी के रूप में लिख दी है हरिशंकर परसाई जी ने। तो इस रचना में फैंटेसी के माध्यम से पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। नोट करते चलिएगा साथ साथ में। इंस्पेक्टर मातादीन चांद सरकार के निवेदन पर भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए वहां गए थे। ये प्रश्न आ भी चुका है दोस्तों, शायद अगस्त या जून वाले एग्जाम में आया था कि इंस्पेक्टर मातादीन क्या करने गए थे चांद पर, तो वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे। ये नोट कर लीजिए। चांद का पुलिसिया भ्रष्टाचार मिटाने और वहां की पुलिस को सक्षम बनाने के लिए इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाते हैं। जो दूसरा उद्देश्य है, गौण उद्देश्य, वो यही है। लेकिन जो चांद सरकार ने पत्र लिखा था भारत सरकार को, वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ही था दोस्तों। ये जो है दूसरा जो उद्देश्य है, ये गौण है। अगर एग्जाम में दोनों दिए होते हैं तो आप सांस्कृतिक आदान प्रदान लगाकर ही आइएगा। इंस्पेक्टर मातादीन वहां के पुलिस या भ्रष्टाचार को मिटाने की बजाय भारत के पुलिसिया हथकंडे अपनाकर वहां की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। चांद सरकार भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर मातादीन को शीघ्र घर बुलाने के लिए दरखास्त करती है। चांद पर जाने के बाद क्या क्या होता है, बहुत ही रोचक घटनाएं हैं, वो हम देखेंगे। ये मातादीन को शुद्ध कर लीजिएगा, ये अशुद्ध लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा, माता और दीन, दीन में जो है बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये गलत लिखा गया है, अशुद्ध लिखा गया है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन को एमडी साहब कहकर बुलाते हैं। कुछ पुलिस महकमे के लोग हैं जो एमडी कहकर इनको बुलाते हैं। एमडी जो है वो मातादीन की शॉर्ट फॉर्म उन्होंने रख ली है, एमडी कहकर बुलाते हैं, जैसे श्यामा प्रसाद को एसपी कहकर बुलाने लग जाते हैं। मुंशी अब्दुल गफूर और हवलदार बलभद्र, ये दो नाम याद रखिएगा, ये इनको पैक्सा कहकर बुलाते हैं। इंस्पेक्टर को पैक्ट और साहब को सा, तो पैक्सा कहकर बुलाते हैं ये दोनों लोग। ये प्रश्न पूछे जाने लायक है दोस्तों कि कौन कौन पैक्सा कहकर पुकारता है। तो हवलदार बलभद्र और मुंशी अब्दुल गफूर, ये नाम नोट कर लीजिए। गृह मंत्री सचिव को कहता है कि आईजी को चांद पर भेजना है, लेकिन आईजी किसी कारणवश मना कर देता है, उसको डर लगता है चांद पर जाने में, यान में बैठने में, इसलिए वो डिटेल कर देता है किसको, इंस्पेक्टर मातादीन को। पुलिस महकमे में ऐसे ही होता है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो नीचे वालों पर थोप दी जाती हैं, ये भी इसमें दर्शाया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि एक एक पंक्ति में व्यंग्य निकलेगा, अगर गौर से उसको पढ़ेंगे। अंतरिक्ष यान की ओर जाते हुए मातादीन कौन सी पंक्ति कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, रामचरितमानस वाली पंक्तियां हैं जो कि वो दोहराते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर मातादीन एक इंस्पेक्टर नहीं अपितु एक सलाहकार की हैसियत से
चांद पर जाता है। ये महत्वपूर्ण कथन मैंने रखे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने माता सीता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, यानी किडनैपिंग का मामला था, दफा 362। ये मातादीन कहते हैं किससे? चांद के आईजी से कहते हैं ये बातें। राम ने हनुमान को टोन ड्यूटी पर तैनात किया था, ये भी मातादीन कहते हैं, आईजी से ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने किससे कहा था। मातादीन ने मुंशी की तनख्वाह का रजिस्टर मंगवाया, मुंशी से उन्होंने तनख्वाह का रजिस्टर मंगवाया चांद पर जाकर। तो चांद के सिपाही की देखी तनख्वाह 500 रुपए है और थानेदार की 1000 रुपए है। ये पैसे वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसी कैसी तनख्वाह थी सिपाही की और थानेदार की भारत में और चांद पर। और भारत में सिपाही की तनख्वाह कितनी थी? मात्र 100 रुपए और थानेदार की 200 रुपए। तो ये तनख्वाहें याद कीजिएगा। सबसे पहले वो क्या करता है? चांद पर थाने में हनुमान जी का मंदिर बनवाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, जून या अगस्त के एग्जाम में ही ये भी पूछा गया है। यह अपने सोचने की बात नहीं है, मनुष्य सब बराबर हैं, सब में इस परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। तो पुलिस का मानवतावाद क्या है ये याद रखिएगा। मातादीन कहते हैं चांद के कोतवाल से। मातादीन के अनुसार निम्न 2 बातों पर यह निर्भर करता है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। कौन सी 2 बातें हैं कि जिस पर हम जुर्म थोप सकते हैं? क्या क्या बातें होनी चाहिए उस आदमी में? क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? अगर पुलिस के रास्ते में आता है तो उसको पकड़कर अंदर ठोक दीजिए। क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। जो भ्रष्टाचार वाला मामला है उसमें शुरू में शर्म आती है, क्योंकि चांद की पुलिस में भ्रष्टाचार था नहीं। ये मातादीन कहते हैं चांद के कोतवाल से। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। चांद वाली कोतवाली में 8-10 नवरत्न। नवरत्न का अर्थ पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। नवरत्न का अर्थ है उठाई गिरे, जो कि छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं, दारू उतरवाते हैं। इस प्रकार के जो यहाँ व्यंग में ही ये बताया गया है, मैं अपने मन से जोड़कर नहीं कह रहा हूं, ये इनको ही यहां पर उठाई गिरा बताया गया है। चांद की संसद जो है वो एक गुप्त अधिवेशन रखती है, क्योंकि वो त्रस्त हो जाती है मातादीन के तौर तरीकों से। तो कौन से मुद्दे थे? कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। तो जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इन मुद्दों को लेकर और गुप्त अधिवेशन बुलाते हैं, क्योंकि मातादीन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था व्यवस्था को चांद पर पहुंचकर। यह पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर मातादीन की नौकरी कितनी हो चुकी थी? तो 26 वर्ष। ये याद रखिएगा। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाकर। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कही थी। अभी हम एक एक पंक्ति पढ़ते हैं इस कहानी की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी एग्जाम के नजरिए से। आइए देखते हैं कि किस पंक्ति का क्या मतलब है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नोट करते चलिएगा मेरे साथ में। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अगर इसकी शैली पूछी जाती है तो व्यंग्य लिखना है। व्यंग्यात्मक नाटक लिखा हो ऑप्शन में तो व्यंग्यात्मक नाटक भी, माफ कीजिएगा, व्यंग्यात्मक कहानी अगर लिखा हो तो व्यंग्यात्मक कहानी लगा कर आइएगा, नहीं तो व्यंग दिया होगा व्यंग पर टिक लगाइएगा। अगर व्यंग और कहानी अलग अलग दिया है तो व्यंग पर ही टिक लगाइएगा, वही सही होगा, क्योंकि इस कहानी में भी ब्रैकेट में व्यंग्य लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई की लिखित ये कहानी है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में एमडी साहब, डिपार्टमेंट के लोग एमडी साहब कहते हैं। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे मनुष्य की आबादी है। वैज्ञानिक और विज्ञान वो कहते हैं कि नहीं है चांद पर जीवन, लेकिन एमडी साहब कहते हैं कि है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। उनके जो
लॉजिक होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि विज्ञान को ही वो गलत झूठा साबित कर देते हैं। उनके काम करने के तौर तरीके ही ऐसे हैं। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। इस प्रकार के हैं हमारे इंस्पेक्टर मातादीन। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। अंधेरा हिस्सा, इसमें भी व्यंग्य है। वो अंधेरा हिस्सा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको भेजा था वहां सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए और पुलिस को सीधा करने के लिए भेजा गया था, इसलिए ये व्यंग्य कर रहे हैं कि वहां तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए जाकर वहां की व्यवस्था को मैं पूरा सुधार कर आया हूं, वहां का प्रबंधन मैं एकदम चौकस करके आया हूं। इस प्रकार की बातें इस पंक्ति में छिपी हैं। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। इस पंक्ति में भी बहुत बड़ा व्यंग्य है दोस्तों। पूछा जाएगा मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। तो चांद सरकार ने जो लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा था कि हमारी पुलिस को शिक्षित करना है, उसको तौर तरीके सिखाने हैं, उनका प्रबंधन मजबूत करना है। गृह सचिव ने क्या कहा था कि किसी आईजी को भेज दो। इंपॉर्टेंट है। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। यहां पर प्रोटोकॉल का सवाल बताया गया है। चांद हमारा एक शुद्र उपग्रह है, क्योंकि चांद जो है वो हमसे बहुत निचले स्तर पर आता है। आईजी के रैंक का आदमी नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तो सचिव के कहने से भेजे गए थे इंस्पेक्टर मातादीन, जबकि गृह मंत्री ने आईजी के लेवल के आदमी को भेजने के लिए कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तय किया गया कि हजारों मामलों के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो जाए कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। प्रधानमंत्री को सुनाई पड़ेगा तो आईजी साहब का बोलबाला बढ़ेगा, उनको और प्रमोशन मिलेंगे, उनको हो सकता है पार्टी की टिकट भी दे दी जाए। तो यहां पर भी बहुत गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रवेशी नगर की जय सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्सा। एफआईआर रख दी है जी पैक्सा और रोजनामचे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बतख अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। यहां पर यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि किसको इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि अपनी पत्नी को मेरे घर हेल्प के लिए, मदद के लिए भेजना। किसको कहते हैं? हवलदार बलभद्र को कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं आपके मकान को
भेज दूंगा खिदमत के लिए। यहां पर मकान का अर्थ है पत्नी। गफूर मकान कहते हैं पत्नी को, और हवलदार बलभद्र खटला कहते हैं। तो पत्नी के लिए यहां पर दो शब्द यूज हुए हैं। बलभद्र ने किया है खटला और गफूर ने किया है मकान। दोनों शब्द नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन कौन से शब्द पत्नी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो खटला बलभद्र ने और मकान गफूर ने। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। तो गाड़ी की बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान काट दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहां आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, खूब जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। मातादीन यान में कदम रखते ही हवलदार राम सजीवन भागा हुआ आया। बोला, पैक्सा एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेकर आना। नोट कर लीजिए, एसपी साहब के घर से कहा गया था एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेकर आना है। और यह खबर कौन देता है? हवलदार राम सजीवन। मातादीन खुश होकर बोले, कह देना बाई साहब को जरूर लेता आऊंगा। यहां पर एसपी साहब की पत्नी को बाई साहब कहकर संबोधित किया है इंस्पेक्टर मातादीन ने। इंपॉर्टेंट है। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कोई नहीं है। मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। यहां पर पृथ्वी पर जो पुलिस महकमा होता है उसमें जो साहब होते हैं, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनके सितारे लगे होते हैं। जो हवलदार होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके फीते लगे होते हैं। लेकिन चांद पर पुलिस में ऐसी कोई रैंक वाली चीजें उसको दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने सलूट करना ठीक नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहां इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूं। इंपॉर्टेंट है। मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। मुलाहजा जो है ये शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मुलाहजा का अर्थ यहां पर इंस्पेक्शन या फिर निरीक्षण उन्होंने किया, इसको नोट कर लीजिएगा। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहां पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी कहते हैं, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन कहते हैं, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था, एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा जाए और वहीं सजा दे दी जाए, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। अयोध्या में कौन सी ड्यूटी पर तैनात किया गया था हनुमान जी को? तो टोन ड्यूटी पर। नोट कर लीजिएगा। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूं, उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिन में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए थे। मातादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था।
एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, पुलिस मंत्री, चांद वाला पुलिस मंत्री, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 दिए जाते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, तो यह कथन किसको कहा था? पुलिस मंत्री को कहा था। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम करेंगे ही क्यों? मातादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और फिर 2-3 महीने में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं, आपने क्रांति ला दी, पर यह हुआ किस तरह? तो मातादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखे, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन की यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मातादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग बहुत खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह में ही गुजारा करता रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। इंस्पेक्टर मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली के बाहर आकर बैठ गए और बोले, कोतवाली के बाहर नहीं, कोतवाली के अंदर, कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। क्या पक्का होना चाहिए? गवाह नहीं, एविडेंस। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। देखिए फिर क्या करते हैं इंस्पेक्टर मातादीन। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की है। मातादीन ने कहा, वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढोगे और कहां जाओगे? खून के दाग ढूंढने आप और कहां जाओगे? तो उसे ही पकड़ कर लाओ, क्योंकि वही सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आसानी से उसे पकड़ा जा सकता है। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल पहुंचाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। तो मातादीन आगे क्या है, बेगुनाहों को ही पकड़वाते हैं। देखते हैं आगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कहानी में बहुत दिलचस्प होने वाला है, देखते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों?
उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा तो वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुकता से देख रहा था कि क्या कहते हैं। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों मेरे भाई। उल्टा उसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने क्या किया, इस इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। क्या समझाया, देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा होगा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है, यानी कोई तो कातिल है, किसी को तो हमें सजा दिलानी ही है। लेकिन सवाल यह है कि किसको सजा होनी है। भाई कातिल को पकड़ते पकड़ते तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, तो इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी ऊपरी कमाई भी हो सकती है। क्या कहते हैं, पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, उसको कोई लेना देना नहीं इस चीज से। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, उसमें अब ज्ञान बांट रहे हैं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, उसमें सब में परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल क्या है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है क्या, या फिर क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे तंत्र को भ्रष्ट दिखाया गया है, जो कि पृथ्वी पर जिस प्रकार से काम चल रहा था उसी प्रकार वो चांद पर करना चाहते हैं। जबकि चांद पर बहुत सच्चाई से सब कुछ काम चल रहा था। रामराज असल में वही था, लेकिन व्यंग्य के रूप में परसाई जी ने पृथ्वी पर रामराज की संज्ञा दी है। बहुत बड़ा व्यंग्य है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा न। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूर के लिए जगह खाली छुड़वा दी। यह भी पुलिस महकमे की बहुत बड़ी खासियत पृथ्वी पर कि FIR में कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है और मौका मिलने पर, केस चलने पर उसमें केस को मजबूत करने के लिए अपनी बातें ऐड ऑन कर दी जाती हैं। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक पर कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। तो माता दीन कोतवाल से कहते हैं, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम को करने में शर्म आती ही है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दीजिए, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। बहुत जाना माना ये डायलॉग है। किसी भी सरकारी महकमे में जाते हैं, कहीं पे भी कोई ऑर्डर पास होता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि सब ऊपर से हो रहा है, ऊपर से ऑर्डर है। अपने सीनियर का नाम ले देते हैं। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दे ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे तो पुलिस मंत्री कह दे
भैया मैं क्या करूं, ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएं, प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दीन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन की ये जो प्रतिभा है, इससे सब लोग अचंभित हो गए, उसके फैन हो गए। माता दीन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है। तो इस मुहावरे को याद रखिएगा, ये वाला जो कथन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि भारत सरकार को 25 वर्षों से ये मुहावरा ऊपर से हो रहा है बचा रहा था। साल की संख्या याद रखनी है, 25 साल। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी को उसे मारते देखा ही नहीं किसी ने, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दीन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहां ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। तो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूं। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। तो उठाई गिरा किसे कहा गया है, ये नोट कर लीजिए। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि ये कोई पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दीन ने गुर्रा कर देखा, कहा कैसे देखा सो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। 10 साल के लिए, वो उनको उठाई गिरोह को 10 साल के लिए अंदर डालने के लिए कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 10 साल के लिए कैद के लिए कहता है वो। तुम ये लोग आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा ठीक, तो तुम उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना तुमने। वे बोले देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वो बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर बेहोश हो गया और होश में आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया और कहने लगा, तो पांवों से कौन लिपटा था? कोतवाल। नोट कर लीजिएगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। तो उस निर्दोष को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 20 वर्ष की सजा हुई थी। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस लाइन को।
चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजाएं होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप में बैठे थे। खुली जीप में लेके जाया गए थे उनको, नोट कर लीजिए। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे तो थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। यानी उनके मन में भी नेता बनने के ख्वाब जग चुके हैं। इस पंक्ति में भी गहरा व्यंग है कि जो भ्रष्ट पुलिस अफसर होते हैं उनको जो सिटिंग सरकार होती है, केंद्र में जो सरकार होती है, वो उसको आफ्टर रिटायरमेंट उसको टिकट दे देते हैं या फिर टिकट देकर उसको रिटायरमेंट दिलवा देते हैं और उसको अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं। उसको एक गुर्गे की तरह वो इस्तेमाल करने लगते हैं। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। यहां पर जो पुलिस मंत्री हैं वो भी इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इलेक्शंस में उनको इसका फायदा होगा तो वो सोचने लगे हैं कि सद्भावना यात्रा मैं निकाल सकता हूं। कुछ महीने निकल गए, कुछ और महीने निकल गए। कई महीनों तक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर रहे थे दोस्तों, तो कुछ और महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ। चांद की संसद ने बुलाया अधिवेशन, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। क्यों, किस लिए बुलाया था, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। गुप्त अधिवेशन था। ये जो अधिवेशन था ये गुप्त तरीके से बुलाया गया था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। जो सूत्र जो खबर देते हैं उसकी बात है ये। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। जो संसद में जो सदस्य थे वो गुस्से से चिल्ला रहे। तो सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? वो जो विपक्ष वाले हैं वो लोग चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात से सोए नहीं थे। तो कई रात से कौन नहीं सोया था? चांद के प्रधानमंत्री जी। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। तो ये कथन कौन कहता है? चांद का प्रधानमंत्री कहता है उसे लौट जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये कथन जो है एग्जाम में आने लायक है एकदम, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। माता दीन ने कहा मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद के लिए, पृथ्वी के लिए चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। चांद की पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था यह देख लीजिए। एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें क्या लिखा था? इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं। इंस्पेक्टर माता दीन ने जो हमें सेवाएं प्रदान की हैं उनके लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके ये नतीजे हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी को पास नहीं जाता है।
इस डर से कि कत्ल का मामले में फंसा नहीं दिया जाए। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता है, वह डरता है कि बाप मर गया तो कहीं उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें बचाता नहीं, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहां रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज बुला लिया जाए, ऐसा कहते हैं चांद के प्रधानमंत्री पृथ्वी के प्रधानमंत्री को। और यही हमारी ये व्यंग्यात्मक कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की या फिर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सरोज आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यहीं पर आपको पूरा सिलेबस एकदम फ्री में करवाया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके इन क्लासेस का। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो यूनिट 2 की होने वाली है, कृष्ण काव्य धारा हम उसमें पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।